ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे क्लास नंबर 2 है, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की। इसमें हम देखेंगे हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर हमारा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और फिर हम देखेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इट इन्वॉल्व्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करना, टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ताकि प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो पाए, इंक्रीज हो पाए और अच्छे से हम यूटिलाइज कर सके लिमिटेड रिसोर्सेज को, और प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन कर पाए। इसमें आ जाता है पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट एंड तीसरा ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब है मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर मैनेजमेंट को एंश्योर करना चाहिए कि सर्वाइव तो एटलीस्ट वो कर जाए, मार्केट में टिके रहे। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, हर ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू, इतने रेवेन्यू तो जनरेट करने ही पड़ेंगे जो कि उसकी कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है, यानी कि उसका खर्चा निकल जाए। जब रेवेन्यू आपका कॉस्ट के बराबर हो तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाएगा, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। तो हर मैनेजमेंट का पहला ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में पहले टिक जाए, इतना निकाल ले, इतना रेवेन्यू बना ले कि हमारी कॉस्ट पूरी हो जाए। फिर इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दूसरा उद्देश्य होता है हमारा प्रॉफिट मेकिंग। तो मैनेजमेंट एम्स टू मेक ए प्रॉफिट। मैनेजमेंट का क्या एम्स होता है कि अब तो भाई प्रॉफिट बनाना है, अब हमने पैर जमा लिए, अब हमें प्रॉफिट बनाना है। क्योंकि देखो प्रॉफिट कॉस्ट को कवर करने के लिए, और प्रॉफिट क्या करेगा, इंसेंटिव और मोटिवेशन की तरह काम भी करेगा। ठीक है, फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जब आपके रेवेन्यू प्रॉफिट आपके कॉस्ट से ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। ठीक, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट बनाना है, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट जब आपकी हो जाए। अब आपको ग्रोथ देखना, प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है, आपके प्रॉफिट भी होने शुरू हो गए। उसके बाद क्या उद्देश्य होता है हर एक मैनेजमेंट का, उसके बाद मैनेजमेंट चाहता है कि टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बने रहने के लिए मैनेजमेंट को मस्ट फुली एक्सप्लॉइट द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रोथ पोटेंशियल को आपका एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, यानी कि उसका फायदा उठाना पड़ेगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और हम नया क्या कर सकते हैं और उसको कितना फैला सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंड। अब हम ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे, ग्रोथ को मेजर करेंगे जब हमारी सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए, जब हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाए, या फिर हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। तो इसका ये मतलब है कि हमारी ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हर मैनेजमेंट का, उसमें आ जाता है सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, एसपीजी, एसपीजी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला हो गया। अब आपका आता है सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में आपका आ जाता है इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, उसमें आ जाता है ये। उसके सोशल उसमें क्या है कि प्रोवाइड करवाए अच्छी क्वालिटी का माल, अच्छी क्वालिटी के फाइनल गुड, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज करे और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करे, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, यानी कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, यानी कि कोई भी गड़बड़ घोटाला ना करते हो, ईमानदारी से अपना काम करें।
अब इसमें आ जाता है आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? दीज आर कंसर्न्ड विद सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। उन नीड्स को भी सेटिस्फाई करना एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहला, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज दैट डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कंट्रीब्यूशन। उनको सही सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करवाना उनके स्किल्स के मुताबिक, उनके कंट्रीब्यूशन के मुताबिक। उनको जॉब सिक्योरिटी देना, ठीक है, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देना, उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देना। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उन्हें कैसे मिलेगी? जब उन्हें प्रमोशन मिलेगा, जब उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। वो ट्रेनिंग देना भी आपका ही काम है, क्योंकि वो आपका ही तो काम कर रहा है, वो आपका ही एम्प्लॉइज है। उसको ट्रेंड करो, ट्रेंड होगा तो ज़्यादा आउटपुट दे पाएगा, जिससे उसकी ग्रोथ होगी, उसका प्रमोशन होगा। उसकी कुछ सोशल नीड्स भी होती है, जैसे कि ग्रुप रिकॉग्निशन, जिसे हम पीयर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको फुलफिल करना और उसके काम की और उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी डिग्निटी की, आत्मसम्मान की रिस्पेक्ट करना, उसके काम की रिस्पेक्ट करना भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एम्प्लॉइज है, सबकी देखो अपने एक इज्जत होती है, तो उस इज्जत को मेंटेन करके चलना, ठीक है। उसके काम की तारीफ कर देना, उसकी खड़ा करवा के, जैसे हमने क्लासरूम में होता है, ठीक, क्लासरूम में क्या करते हैं, कोई भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके लिए और बच्चे क्लैपिंग करते हैं ना, ठीक है, और तारीफ के कुछ शब्द बोल देते हैं, उससे क्या है, बहुत अच्छा लगता है, ग्रुप रिकॉग्निशन होता है, उसका मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी होती है हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या कर रहा है? हेल्प्स कर रहा है, किस लिए? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट सोसाइटी बाय, कैसे कर रहा है? प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। वो सोसाइटी की मदद कैसे कर पा रहा है मैनेजमेंट? कि अच्छी क्वालिटी का माल रीजनेबल प्राइस में देके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके मैनेजमेंट सोसाइटी की हेल्प करता है। मैनेजमेंट मस्ट बैलेंस प्रॉफिट मेकिंग विद डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट को बैलेंस भी बनाना है प्रॉफिट मेकिंग के बीच में और सोसाइटी की डेवलपमेंट के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अमूल जो अपना दूध बेचते हैं, दूध, दही, घी, पनीर जो भी बेचते हैं, नॉट ओनली सेल्स मिल्क प्रोडक्ट है, वो सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट नहीं बेचते, बट ऑल्सो अपलिफ्ट रूरल फार्मर। उस रूरल फार्मर को भी उन्होंने अपलिफ्ट करा, उठाया है उनको, ठीक है, गाँव के किसानों को। और वुमेन इन गुजरात की औरतों को भी उसने काम दिया है, रोजगार दिया है, उनकी हेल्प करवाई है थ्रू इट्स कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। उसका कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि सिर्फ उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग नहीं करी है, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी करी है, ठीक है। किसानों को, औरतों का अपलिफ्ट भी करा है, ठीक है। वेल मैनेज्ड बिजनेस लाइक अमूल कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ऐसा बिजनेस जैसे अमूल है, तो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करा है और सोशल डेवलपमेंट भी करा है। इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स करता है फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन को, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट ने डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई? तो मैनेजमेंट ने
ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दी कि वो अपने आप को बदल ले। और चेंजिंग एनवायरनमेंट यानी कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे अपने आप को वो बदल ले ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने काम करने के तरीके को, अपने सारे वर्क स्ट्रक्चर को चेंज कर ले। इसलिए अगर मैनेजमेंट नहीं ऐसा होता, मैनेजमेंट ऐसा काम ना करे तो उसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है फिर, है ना। ये तो इम्पोर्टेंस है कि मैनेजमेंट हेल्प करवाता है अडेप्ट टू इटसेल्फ, अडेप्ट करने। तो मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू दी चेंजेस। मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों की कि वो अडेप्ट कर ले, अपने आप को चेंज कर ले इन चेंजेस के अनुसार, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिवनेस, ताकि वो कंपटीशन ले पाए, कंपटीशन कर पाए, ठीक है। जो इस कंपटीशन के ज़माने में टिकेगा, जो अपने आप को चेंज करेगा वही टिक पाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि नोकिया था। अब नोकिया का मैनेजमेंट नोकिया को चेंज नहीं कर पाया, ठीक है। आप जो उस समय कीपैड वाले फ़ोन आते थे, लेकिन मार्केट का ऐसा एनवायरनमेंट बना कि लोग बाग टच की तरफ ज़्यादा भागने लग गए, लेकिन नोकिया ने वहाँ पर कुछ इनोवेशन ही नहीं करा, कुछ चेंज ही नहीं करा, अडेप्ट ही नहीं करा नई टेक्नोलॉजी को, ठीक है। वो अपने माइंडसेट को चेंज ही नहीं कर पाए, तो उनका मैनेजमेंट ही खराब था, इसलिए वो कंपनी भी डूब गई। अब देखा एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स मूव्ड फ्रॉम डीवीडी रेंटल बिजनेस। नेटफ्लिक्स डीवीडी रेंटल बिजनेस था पहले, सबको पता है कि वो डीवीडी बेचते थे, रेंट पे देते थे, ये सब इनका मूवी उसमें होती थी। पर उन्होंने क्या करा, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चालू करे फिर बाद में, है ना। उसके मैनेजमेंट में जो चेंज करवाया उनको कि नहीं भाई अब इसका ज़माना गया जा रहा है और आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ अब बढ़ेंगे। तो देयर मैनेजमेंट अडेप्टेड क्विकली टू टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। उसके मैनेजमेंट ने तेजी से चेंज कर लिया अपने आप को, ठीक है। टेक्नोलॉजी कल एडवांसमेंट कर ली अपनी, और कंज्यूमर बिहेवियर को भी समझा कि अब कंज्यूमर क्या चाहता है, वो पहले की बात छोड़ो अब क्या चाहता है, उस हिसाब से ही वो उन्होंने काम अपना कर दिया। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्टे डायनामिक एंड रिलेवेंट इन चेंजिंग टाइम। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि अच्छा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो फ्लेक्सिबल रहे, डायनामिक रहे और चेंजिंग टाइम में रिलेवेंट रहे, टाइम के अनुसार वो अपने आप को चेंज कर पाए। अब इसका जो तीसरी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम मैनेजमेंट के थ्रू पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है अभी हमने देखिए। तो इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स बाय मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द एम्प्लॉयज इन सच ए वे दैट बोथ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड। ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, ठीक है, लीडिंग करता है, जिससे उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस इन्वेस्ट इन एम्प्लॉयज अपस्किलिंग। इन्फोसिस ने क्या करा, अपनी एम्प्लॉयज की अपस्किलिंग करवाई, यानी कि ट्रेंड करवाया उनको, और उनके वेलनेस के प्रोग्राम चलाए, उनको ट्रेनिंग दी थ्रू प्रोग्राम्स लाइक इन्फोसिस लैब्स। यानी कि उन्होंने ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाया अपनी कंपनी में इन्फोसिस लैब्स नाम का, कि उनको ट्रेंड कर सके, उनकी और अप स्किलिंग हो, उनकी स्किल्स लेवल बढ़ पाए, है ना। तो ये आपका आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब भी एम्प्लॉयज का भला होगा तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज का भला ही करवा रहा है, ठीक है, उनको ट्रेन करके। इट शोज हाउ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इंडिविजुअल ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली। ये दिखाता है कि कैसे इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है पर्सनली और ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनली, अपने प्रोफेशनली भी, थ्रू इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक। अब हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंस आ जाती है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय, कैसे, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जब वो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो इसका ये मतलब है
वो एफिशिएंसी को अचीव कर रहे हैं। मैनेजमेंट अचीव्स एफिशिएंसी थ्रू बेटर प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, स्टाफ करके, डायरेक्टिंग करके, कंट्रोलिंग करके। तो मैनेजमेंट का काम ही यही है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये अपने अपने में चैप्टर है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। पहले प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, स्टाफिंग आएगा, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का तो काम ही यही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स यूजेज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग। मैकडी पहले क्या यूज करता था? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज करता था सबके लिए, फ्रॉम फ्राइंग टू कस्टमर सर्विस। तो मैकडी क्या यूज करता है? मैकडी यूज करता है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जैसे कैसे फ्राई होगी, फ्रेंच फ्राइज आपकी कैसे फ्राई होगी, तो वो हर जगह सेम है, ठीक है। कस्टमर सर्विस उनकी एक जैसी है। तो इसने क्या करा? दिस बूस्ट स्पीड एंड रिड्यूस वेस्ट। स्पीड को बूस्ट करा, वेस्ट को रिड्यूस करा, ठीक है। गुड मैनेजमेंट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज आउटपुट यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज व्हिच एंश्योर्स हायर एफिशिएंसी। एक अच्छे मैनेजमेंट का काम क्या है कि आउटपुट को मैक्सिमाइज करे, यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करे, ठीक है, जो कि हायर एफिशिएंसी को इंश्योर करता है, दर्शाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी बढ़ा देता है, यानी कि आपका मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो पाए एट मिनिमम कॉस्ट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन ग्रुप गोल्स। अब मैनेजमेंट हेल्प्स भी करता है ग्रुप गोल्स के लिए। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द ग्रुप गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। द टास्क ऑफ ए मैनेजर, एक मैनेजर का क्या टास्क होता है? टू गिव कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडिविजुअल के एफर्ट को ऐसे डायरेक्ट करना है, ऐसे डायरेक्शन देनी है उनकी, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही अल्टीमेटली पूरा कर पाए, ठीक है। एक मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजर क्या करेगा? एक कॉमन डायरेक्शन देगा, ठीक है। हर, जैसे मान लो ये है गोल और ये ग्रुप्स है, ठीक है। कोई इधर भाग रहा है, 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 कोई कुछ कर 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 रहा है। तो एक अच्छा मैनेजर क्या करेगा? इन सबको इस तरफ ही डायरेक्ट करेगा, इनके सारे एफर्ट ऐसे हो कि वो ग्रुप अपने कंपनी के जो गोल्स है उसको ही अचीव करे, उसको ही फुलफिल करे लास्ट में, इस तरफ मोड़ देगा कंपनी के गोल्स की तरफ। सभी बंदों का माइंड भी डाइवर्ट कर देगा कंपनी के गोल्स की तरफ। एक अच्छा मैनेजर वो वही काम करेंगे जो कि कंपनी के गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो अच्छा मैनेजमेंट यही होता है। एक अच्छा मैनेजर क्या करता है? कॉमन डायरेक्शन दे देता है हर एक इंडिविजुअल को, एफर्ट को, इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल कंपनी, अब टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती है, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है। तो टाटास मैनेजमेंट, टाटा का ऐसा मैनेजमेंट है जो कि इंश्योर करता है कि हर एक यूनिट वर्क करे टुवर्ड द शेयर्ड मिशन ऑफ क्वालिटी। देखो उनका मेन मिशन क्या है कि क्वालिटी प्रोवाइड करवाना, इनोवेशन करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो वैसे तो ये अलग अलग कंपनी है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, लेकिन टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट क्या करता है? उनको क्वालिटी की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि उनका गोल क्या, अल्टीमेट गोल क्या है कि क्वालिटी, इनोवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। सो मैनेजमेंट अलाइन द एफर्ट ऑफ वेरियस टीम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजमेंट का काम है अलग अलग आपके अलग अलग टीम, अलग अलग डिपार्टमेंट के एफर्ट को ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ मोड़ देना, अलाइन कर देना, ठीक। ये हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।
और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट से तुलना करेंगे। तो मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एन आर्ट बिकॉज, मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स, क्योंकि इसमें शामिल है अपनी पर्सनल स्किल्स लगाना, क्रिएटिविटी रखना और प्रैक्टिस करना टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स को जो हम चाहते हैं, जैसे उस हिसाब से अपनी पर्सनल स्किल्स लगाना, क्रिएटिव होना, प्रैक्टिस करना। जस्ट लाइक पेंटिंग क्या आर्ट है ना। आर्ट में भी देखो क्रिएटिव बंदा चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, म्यूजिक, डांसिंग। मैनेजमेंट रिक्वायर्स ए पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल अप्रोच। तो जैसे आपकी पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ये सब आर्ट परफॉर्म करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, वैसे ही मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती है। क्या? पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। ठीक। और आर्ट के लिए भी यही सब चीज़ें चाहिए। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है आपका आर्ट, फिर आ जाता है मैनेजमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि कोई ना कोई इसमें नॉलेज है, कोई ज्ञान की किताब है, वो तो है। तो आर्ट में भी है। एनी आर्ट, कोई भी आर्ट हो, चाहे डांसिंग चाहे म्यूजिक, प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो सब में कुछ ना कुछ तो देखो है ही नॉलेज। बिना नॉलेज के तो आर्ट भी नहीं चलने वाली। ठीक है ना। जैसे अब म्यूजिक ही लगा लो, तो म्यूजिक में सारे गामा पा धा नी सा से सब पढ़ाया जाता है ना काफ़ी। ऐसे ही अगर आपको डांस करना है तो डांस के मूव्स सिखाए जाते हैं, वो भी आपकी नॉलेज है। ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट, देयर आर ए लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड ह्यूमन। मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी लिटरेचर है। फाइनेंस की किताबें हैं, मार्केटिंग की किताबें हैं, ह्यूमन रिसोर्स की किताबें हैं, विच द मैनेजर हैज़ टू स्पेशलाइज इन, जो कि मैनेजर को पढ़नी पड़ती है, स्पेशलाइज करनी पड़ती है। जैसे कि आर्ट को में नॉलेज की किताब है, ऐसे ही उसमें भी नॉलेज की किताब है मैनेजमेंट में। इसको हम टी से दर्शाएंगे, टी। और फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसमें पर्सनल टच है। आर्ट में भी हम सबका अपना एक पर्सनल टच होता है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी सबका अपना एक पर्सनल टच होता है। तो आर्ट इज पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर, टू पेंटर विल डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। दो पेंटर, दो डांसर एक जैसे नहीं हो सकते, सबका अपना एक पर्सनल टच होता है, हर किसी का एक पर्सनल मूव होता है। ऐसे ही लाइक इन एनी आर्ट, मैनेजमेंट में मैनेजर अप्लाइड हिज एक्वायर्ड नॉलेज। मैनेजर क्या करता है? अपनी नॉलेज लगाता है। ठीक है। और वो भी अपना पर्सनलाइज्ड और यूनिक मैनर में अपना परफॉर्म करते हैं। दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट स्टाइल इन मैनेजमेंट, जिससे उनके क्या होता है? अलग अलग स्टाइल बन जाती है मैनेजमेंट की। ठीक है। तो इसमें भी इसलिए बोला गया, जैसे आर्ट में अपना अपना एक पर्सनल टच होता है, पर्सनल एप्लीकेशन होती है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी हर मैनेजर अलग है। ज्ञान सबके पास एक ही है, किताब सबने एक ही पढ़ रखी है। जो फाइनेंस का मैनेजर होगा तो वो आपके फाइनेंस में ही MBA करके आया होगा, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका वो उसका पर्सनल बिहेवियर होता है। ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन दोनों में ही होती है। ऐसे ही आर्ट को देख लो। अच्छा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन को हम बोल देंगे P। अब इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। हाँ, तो आर्ट तो होता ही है, प्रैक्टिस भी होती है, क्रिएटिव भी होती है, मैनेजमेंट भी सेम ऐसी है। तो सिंस आर्ट इज कंसर्न्ड विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल। जैसे आर्ट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी है, तो एक गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस। तो एक गुड मैनेजर अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करता है, क्रिएटिविटी दिखाता है
उसमें इमेजिनेशन, इनोवेशन दिखाता है ना। व्हाट डिस्टिंग्विश ए सक्सेसफुल मैनेजर, जो कि एक सक्सेसफुल मैनेजर और लेस सक्सेसफुल मैनेजर से उसको अलग बनाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी दोनों में ही है, आर्ट में भी है, मैनेजमेंट में भी है। इसको भी हम पी से डिनोट करेंगे, तो हमारा ये हो गया टी पी पी, टी पी पी। ठीक है, टी पी पी वो वाला टी पी पी नहीं है जो पबजी में लेते हैं, नहीं वो तो FTP लेते हैं। ठीक, तो मैनेजमेंट को आर्ट से इसलिए तुलना की गई है क्योंकि ये 3 पॉइंट मिलते हैं। आपका TPP मिलता है। TPP क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज T, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन P और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी अगेन P, TPP। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एज ए साइंस क्यों बोली गई है कि मैनेजमेंट साइंस भी है, तो वो ऐसा क्यों बोला गया है? तो मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज साइंस। मैनेजमेंट को साइंस क्यों माना गया है? बिकॉज इट हैज सेवरल फीचर्स ऑफ साइंस, क्योंकि उसमें कुछ साइंस जैसे समानता है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इट हैज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसमें भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे साइंस में होता है नॉलेज की किताब, हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वो फिजिक्स के कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि बेस्ड होती है सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज होते हैं मैनेजमेंट में। These principles and laws are developed through experimentation and observation। जो ये प्रिंसिपल और लॉ है वो बने हैं एक्सपेरिमेंट कर करके और ऑब्जर्वेशन कर करके। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंस देख लेते हैं साइंस और मैनेजमेंट का। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर। तो नेचर यानी कि एन, नेचर को एन से डिनोट कर रहा है। इट हैज अ साइंस क्या है? एक एग्जैक्ट साइंस है। इट इज एन एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। देखो साइंस तो एग्जैक्ट साइंस होगी, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस बोला गया है। मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस बोला गया है, जो कि डील करता है डीलिंग विद पीपल, जो लोगों से डील करता है, और वर्क थ्रू द कोऑर्डिनेशन, जिसमें काम होता है कोऑर्डिनेशन से। प्रिंसिपल्स जो कि पी से हो जाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड वर्क अंडर ऑल कंडीशंस। तो जो इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं ना साइंस में, जो साइंटिफिक है, जो आपके लैब में रिसर्च करके जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, तो वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, वो हर जगह मान्य होते हैं और हर जगह एक जैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अंडर ऑल कंडीशन, हर कंडीशन के अंदर, चाहे आप उसको कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके परफॉर्म कर लो उस एक्सपेरिमेंट को, वो हर जैसा एक जैसा ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सल नहीं होते, क्योंकि दे वेरी विद सिचुएशन। वो सिचुएशन के हिसाब से वेरी करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट तो ई, तो बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, साइंस एक नतीजा है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट का अंडर कंट्रोल कंडीशन। जो हम कंट्रोल कंडीशन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस वो है। लेकिन मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये कोई लैब टेस्ट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करना, समझना और प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस लेना। ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है जिसमें अनुमान लगाना ही समझ लो। तो इसमें हाई लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी रिजल्ट्स,
इसके रिजल्ट में हमें पहले से पता है कि क्या आएगा, है ना। काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं क्योंकि हर जगह सेम ही आने हैं, लेकिन मैनेजमेंट के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी लो प्रिडिक्टेबल होते हैं ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको बदल देते हैं। हर जगह आपके जो मैनेजमेंट आप अलग अलग कंपनी अलग अलग देश में आप लगाओगे तो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर अलग है, वहाँ का ह्यूमन बिहेवियर अलग है, तो रिजल्ट भी बदल जाते हैं। तो अभी आपका NPEP बन गया। NPEP यानी कि न्यू पीपल एंजॉय पार्टीज, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। अब मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोला गया है, और मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोला गया है? मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो इट एज एन ऑक्यूपेशन, ये ऑक्यूपेशन है विच इज बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो मैनेजमेंट में भी होती है, तो इसको प्रोफेशन बोला गया है। अब इसका भी हम बेसिस देख लेते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, W, तो प्रोफेशन में एक प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड एंड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है। इट हैज ए फिक्स्ड स्पेशलाइज्ड एंड डीप थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें एक मान लो किताब लिखी गई है, डॉक्टर की किताब, उसमें डॉक्टर के सारा ज्ञान है, ठीक है। प्रोफेशन, अब प्रोफेशन डॉक्टरी क्या है? प्रोफेशन, तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, डीप थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, और मैनेजमेंट में ये बेस्ड होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट भी बेस्ड होता है किस पे? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे, जैसे कि ये होता है कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ये नॉलेज हम कॉलेज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। इट हैज ए ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज स्टिल इवॉल्विंग, तो ये ब्रॉड और काफ़ी फ्लेक्सिबल बॉडी है जो अभी भी इवॉल्व कर रही है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक। अब सेकंड पॉइंट हो जाता है इसका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली हु हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग है और मेंबरशिप है प्रोफेशनल बॉडी की। फॉर एग्जांपल ICAI, MCI, बार काउंसिल एक्सेट्रा कैन प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे आपको CA बनना है तो ICAI का आपको मेंबर होना चाहिए, वहाँ से आप ट्रेंड होना चाहिए, वहाँ से आप क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI, आपको डॉक्टरी करनी है तो वहाँ के आप मेंबरशिप होनी चाहिए इसके अंदर आपकी, यहाँ से आप ट्रेंड और क्वालिफाइड होने चाहिए। ऐसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपको लॉयर बनना है तो हर लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होता है, वहाँ से वो ट्रेंड होता है, वहाँ से वो क्वालिफाइड होता है, ठीक है। उनकी दी हुई किताबों को उसने पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू लॉ, यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाती है लॉ के थ्रू एंड प्रोफेशनल रूल्स के थ्रू। पर मैनेजमेंट में एंट्री इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर कोई एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। एनीवन कैन बिकम ए मैनेजर, कोई भी मैनेजर बन सकता है, कोई भी। जैसे कि आपका प्रोफेशन में कोई भी डॉक्टर या CA नहीं बन सकता ना, उसको वो बनने के लिए उसकी प्रोफेशनल बॉडी से ही आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, क्वालिफाइड होना पड़ेगा, वहाँ की मेंबरशिप भी होनी चाहिए, आपको एक बाकायदा लाइसेंस नंबर भी मिलता है वहाँ से, है ना। कहते हैं ना कि डॉक्टरों का लाइसेंस होता है और लॉयर्स का, आपका वकीलों का भी पास भी लाइसेंस होता है। वो लाइसेंस कौन देता है? वो लाइसेंस उनकी प्रोफेशनल बॉडी देती है, जो उनकी मेन बॉडी होती है। लेकिन एक मैनेजर को बनने के लिए उनकी कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं, कोई भी मैनेजर बन सकता है, ठीक है, चाहे उसने कोई भी पढ़ाई कर रखी हो या कोई सर्टिफिकेट ना भी हो, वो भी मैनेजर बन जाएगा। सो दिस फीचर इज नॉट फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये
मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर नहीं है, पूरी तरीके से तो नहीं है। तो एंट्री इज ओपन, नो लीगल बैरियर टू बिकमिंग ए मैनेजर। तो यहाँ पर एंट्री ओपन होती है, कोई लीगल बैरियर नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, वही आ गया। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है आपका प्रोफेशनल बॉडी। तो एवरी प्रोफेशन इज रेगुलेटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी। हर प्रोफेशन जो है उसको प्रोफेशनल बॉडी ही चलाती है। फॉर एग्जाम्पल ICAI है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाती है। MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो डॉक्टर्स बनाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो लॉयर्स बनाती है। तो मेंबरशिप इज कंपलसरी टू प्रैक्टिस। तो इन अगर आपको ये प्रोफेशन में जाना है तो आपको इन प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप चाहिए, ठीक है। आपको CA बनना है तो ICAI की मेंबरशिप आपको चाहिए रहेगी। तो मस्ट बी पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोफेशनल बॉडी। तो आपको पार्ट बनना पड़ेगा उसकी प्रोफेशनल बॉडी से अगर आपको उस प्रोफेशन में जाना है। लेकिन मैनेजमेंट के केस में नो कंपलसरी में प्रोफेशनल बॉडी एग्जिस्ट ऑफ मैनेजर। ऐसी कोई प्रोफेशनल बॉडी यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। दो देयर आर बॉडी लाइक एमा, लेकिन फिर भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एमा। एमा का मतलब होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो मेंबर, इसमें भी मेंबरशिप कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको एमा में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उनकी दी हुई किताबें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, उनका आप मेंबर बनना पड़ेगा, तब जाके ही आप मैनेजर बनोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसकी समरी क्या है? नो सच प्रोफेशनल बॉडी मेंबरशिप इज कंपलसरी। ऐसी कोई प्रोफेशनल बॉडी मेंबरशिप नहीं चाहिए इसमें मैनेजमेंट के लिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एथिकल यानी कि सही काम करना, ठीक है। तो प्रोफेशन आर गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स। तो प्रोफेशन कैसे चलता है? स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स से चलता है। यहाँ पर आपका ये समझ लो कि पैसा कमाने को कम प्रायोरिटी देते हैं और कोड ऑफ एथिक्स को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एक डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले अपने क्लाइंट को ट्रीट करना। उसका कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कि सबसे पहले अपने पेशेंट को ट्रीट करना। एक लॉयर का कोड ऑफ एथिक्स क्या है? सबसे पहले अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, ऐसा इनको पढ़ाया जाता है, ऐसा इनको समझाया जाता है इनकी प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू। इनके जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन इनके लिए बनाए गए हैं ये ऐसे। प्रोफेशन आर गवर्न बाय स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स सेट बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी। और ये कोड ऑफ एथिक्स किसने सेट करे? सेट बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी। उनकी प्रोफेशनल बॉडी ने सेट करे। समरी बाउंड बाय मैंडेटरी एंड फॉर्मल एथिकल कोड। पर लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तो प्रॉफिट मोटिव ही एक वो होता है, अपना प्रॉफिट कमाना भाई। ऐसा कुछ नहीं कि सही गलत है, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो मैनेजर में फॉलो एथिकल गाइडलाइन। मैनेजर को कुछ फॉलो कर लेनी चाहिए एथिकल गाइडलाइंस, बट देयर इज नो यूनिवर्सली कोड ऑफ कंडक्ट। पर ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना नियम के लिए कि आपको सही चीज़ें करनी ही करनी है। एथिकल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसीज एंड पर्सनल वैल्यू। जो एथिकल बिहेवियर एक नाम की चीज़ आती है वो डिपेंड करती है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी नामी ग्रामी है, उनकी पॉलिसीज पे, उनकी पर्सनल वैल्यूज पे, ठीक है। एथिकल स्टैंडर्ड आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड और कंपलसरी। तो यहाँ पर एथिकल स्टैंडर्ड कोई स्टैंडर्डाइज नहीं की गई है, कोई कंपलसरी नहीं है। सर्विस मोटिव, देखो सर्विस मोटिव में आपका आ जाता है तो हर एक प्रोफेशन का एम होता है प्राइमरीली टू सर्व सोसाइटी। इनको सबसे पहले सोसाइटी को सर्व करना है। अर्निंग मनी इज सेकेंडरी। यहाँ पर पैसा कमाना सेकेंडरी बात होती है। पर जैसे डॉक्टर एंड लॉयर्स, सर्विस टू सोसाइटी इज द मेन एम, यानी कि सर्व करना है। सर्विस मोटिव इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है।
लेकिन मैनेजमेंट के केस में मैनेजमेंट एम्स टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का जो गोल होता है वो होता है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ जाता है, ठीक है ना। सोशल सर्विस में भी कंसिडर, सोशल सर्विस को कंसिडर कर सकता है बट नॉट द प्राइमरी मोटिव, पर उनका कोई प्राइमरी मोटिव नहीं होता। या सोशल सर्विस की जा सकती है लेकिन वो उनका प्राइमरी मोटिव नहीं होता किसी भी मैनेजमेंट का, वहाँ पर पैसा कमाना मेन मोटिव होता है। समरी, प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस आर द प्राइमरी गोल, यहाँ पर प्रॉफिट और परफॉर्मेंस निकालना ही प्राइमरी गोल होता है मैनेजमेंट के अंदर। तो देखो अब ये आपका बना WRPES, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से आपका बना W, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री से R, प्रोफेशनल एसोसिएशन से P, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से E, सर्विस मोटिव से S। तो विद राइट पैशन एवरीवन कैन अचीव सक्सेस, आप इससे याद कर सकते हो ये निमोनिक कोड आपका, विद राइट पैशन एवरीवन कैन अचीव सक्सेस। इस क्लास में हम आज यही तक देख करते हैं, इससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट।